बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, वैसे तो आज पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में कौमी बजट पे बहस का आगाज़ हुआ और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध ने अपने अपने बजट भी पेश किए, लेकिन आलमी सतह पे कुछ इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं कि आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे उन पे बात करना इस बजट पे बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी रात सबसे पहले जो है वो ईरान और इसराइल की जो जंग का आगाज़ हुआ है उस पे है। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज इसी पे बात करेंगे और इस पे बात ख़ास तौर पे इस पे भी करेंगे कि क्या ये जो जंग का आगाज़ हुआ है ये देरपा जंग होगी या जल्दी ही इसका कोई हल निकल आएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे दूसरे हिस्से में, और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सफ़ीर मसूद अहमद खान साहब कि अमेरिका इस सारे मामले पे अपना क्या किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कल इंडिया में होने वाले त्यारा हादसे के हवाले से, और हमारे साथ माहिर हवाबाज मौजूद होंगे कि त्यारा की तबाही की असल वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब मोहम्मद अफजल साहब। इनसे जानते हैं कि इसराइल ईरान जंग के हवाले से मौजूदा सूरत हाल में ये क्या समझते हैं कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी। बहुत शुक्रिया जनरल मोहम्मद अफजल साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि जो इसराइल ने ईरान पे अब तो बाकायदा हमला कर दिया है, बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया है। ईरान की जानिब से अगरचे जवाबी हमले के तौर पे ड्रोन तो बरसाए गए हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो इस कैपेसिटी में है कि इसराइल का मुकाबला कर सके? देखिए, जो इज़राइल ने आज सुबह काम किया है उसमें मेरी जो अभी तक की असेसमेंट है उसके मुताबिक ईरान को डैमेज उस एक्सटेंट तक हो गया है कि ईरान जो है वो कोई भी कोहेरेंट रिस्पांस देने के काबिल नहीं रहा। और अभी ये ईरान जो है वो अपने आप को उसी सूरत में रिट्रीव कर सकता है कि वो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज जो है वो स्पिन करे और इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करे। जो ड्रोन्स की आपने बात की है तो 100 ड्रोन्स जो हैं आज कमाने में कोई इतना बड़ा अटैक नहीं है, और उन्होंने 2-3 मुल्कों के ऊपर से जाना था। मेरा नहीं ख्याल कि 50% भी जो हैं वो इजराइल में पहुंचे होंगे, और इजराइल के पास कैपेबिलिटी है उन ड्रोन्स को जो है सॉफ्ट किल के जरिए या हार्ड किल के जरिए उनको कर लेने की। वैसे अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा जो अभी तक ऑपरेशन हुआ है मैं उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा अपने नाजरीन को, और आपके लिए भी जी जो है वो मैं जनरल साहब जरूर बताएं, और साथ इसमें यह भी शामिल कर दें कि आने वाले दिनों में अब आप मिडिल ईस्ट की सूरत हाल क्या देखते हैं? जी, देखिए, आज जो अटैक हुआ है उसमें लगभग कुछ इतलात हैं कि 100 जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया, जंगी तैयारों ने, कुछ इतलात के मुताबिक लगभग 200 के करीब ने किया, और तकरीबन 100 हाई वैल्यू टारगेट्स हुए हैं, जिसमें से 28 ऐसे टारगेट्स हैं जो किसी भी मुल्क के अगर हिट हों तो उसके लिए कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा उन्होंने 3 बड़े बेसिस और इनके बाकी जगह जो हैं उनको तबाह किया है। जहां तक तलक है जहाज़ों की रीफ्यूलिंग के लिए टैंकर वो लेके आए, और उन्होंने अपना जो तेल अवीव एयर बेस है उसको वो एक बेस के तौर पे यूज करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने जहां से उन्होंने F-35, F-15, F-16 और टैंकर 707 भी जो है वो यूज किया। फिर उसके बाद उन्होंने ISR के लिए G550 सिस्टम, हेरो और UAV यूज की। वो जो है उसने इसके साथ साथ उन्होंने ग्राउंड पे क्या किया कि पहले जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है मुसाद, उसने ग्राउंड के ऊपर हाई वैल्यू टारगेट्स जो कि इनको रेजिस्ट कर सकते थे उनको सैबोटाज करके, और उनके जो ईरानियंस के रडार्स थे और ईरानियंस के सैम्स थे S-300 उनको नाकारा बनाया। उन्होंने अपनी मेन बेसिस के साथ मिलके उनके साइबर की जो है वो डिसरप्शन की। उन्होंने ये जो कॉवर्ड
कोऑर्डिनेशन था ये इराक और जॉर्डन से मिलके किया। और मैं ये समझता हूं कि उनकी पेनिट्रेशन ईरान के अंदर इतनी ज्यादा थी कि ईरानियन की टॉप लीडरशिप जो है वो उसको तकरीबन तकरीबन खत्म कर दिया गया इस पूरे इशू में। मैं ये समझता हूं कि ईरानियंस जो हैं वो इस पूरे निज़ाम में बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर सके कि उन्होंने जो है उनके ऊपर किस किस्म का अटैक आने वाला है। जहां तक आगे की सिचुएशन है, मैं ये समझता हूं कि ईरान जो है इस वक्त इस कैपेसिटी में मुझे लग नहीं रहा कि वो कोई कोहेरेंट रिस्पांस दे सकेगा। और आने वाले चंद दिनों में अगर ईरान अच्छी रिस्पांस नहीं दे सकता, आज से 10 दिन या 15 दिन आज की उससे, तो मेरा अपना ख्याल है कि ईरान की हालत वो हो जाएगी कि शायद जो है लोकल प्रेशर इतना बढ़े कि रजीम चेंज आ जाए और एक नया निज़ाम जो है वो ईरान के अंदर लागू हो जाए। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका भी बयान सामने आ गया और उन्होंने ईरान से कहा है कि अभी भी मुआहदा कर लें, वरना कुछ नहीं बचेगा। यानी एक तरह से धमकी है। अमेरिका तो पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूं कि अभी ईरानियंस के पास चॉइसेस तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो हमला हुआ है इसमें अगर अमेरिकन शामिल नहीं है तो अमेरिकन की अप्रूवल के साथ ये हमला हुआ है। और सिर्फ अमेरिकन की अप्रूवल के साथ नहीं हुआ, जो इलाके में दूसरी ताकतें और ममालिक हैं शायद उनमें से भी काफ़ी का कॉन्सेंट इसके अंदर शामिल था। और चूंकि ईरान जो है वो एक ख़ास जगह से बैरियर जो है अपना क्रॉस करने की कोशिश करने लगा हुआ था, जो कि इस पूरे रीजन में सारे लैंडस्केप को चेंज कर देता, तो उसके ऊपर इन्होंने जल्दी कर लिया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता था कि ये हमला जो है शायद इतवार वाले दिन जो टॉक्स होनी है उनके बाद ये किसी टाइम पे होगा, क्योंकि मुझे कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा था तो मैंने वहां पे ये प्रेडिक्ट किया था कि ये हमला आज नहीं, कल नहीं तो अगले 2-3 दिनों में हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना व्यू ये था कि शायद जो संडे को मुलाकात होनी थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो मुलाकात जो है वो फाइनल नेल होता इसमें कफन में, और जो जंग है वो शुरू हो जाती है उसके बाद। अफजल साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा ये जो सूरत हाल है इसमें अरब ममालिक जो हैं उनका किरदार जो है वो, उस पर आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ वो कोई ताल्लुक़ निभाएंगे? ये जो मुस्लिम उम्मा का हमेशा शोर मचाया जाता है, क्या मुस्लिम उम्मा खड़ी होगी या वो अरब ममालिक इसराइल के साथ खड़े होंगे? मेरा अपना ख्याल है कि ये जो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है ये हमेशा लिप सर्विस तक ही रहा है और ये उसी तक मौजूद रहेगा। सारे ये मुल्क जो हैं इसको कंडेम तो करेंगे कि इजराइल ने अटैक किया है, गलत किया है, लेकिन ईरान की सवाए मैं समझता हूँ पार्ट ऑफ यमन से थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट आए तो आए, वरना पूरे रीजन में जो है वो सपोर्ट आने के चांसेस जो हैं बहुत कम हैं, इनफैक्ट बिल्कुल है ही नहीं है। अच्छा सर, इसराइल ने तो ये भी कहा है कि ये एक तवील ऑपरेशन का आगाज़ है और ईरान को जो एटमी हथियार जो हैं उनको बिल्कुल वो बनाने से रोकना इसका मकसद है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जंग ज़्यादा तवील होगी, या जिस तरह आपने पहले सवाल के जवाब में फरमाया कि अब ईरान के पास कोई रास्ता रहा नहीं? अगर ईरान के डैमेजेस आज की लड़ाई में इतने ना होते और ईरानियन जो हैं वो अगले 4-5 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर कोई कोहेरेंट रिस्पांस दे सकते, तो मैं ये कहता कि ये लड़ाई जो है वो 4-6 महीने चलेगी और वुड कल्मिनेट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय इजराइल और मे बी अमेरिका। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे मुझे ऐसे ये लगता है कि ईरानियंस की इस वक्त कमर टूट गई है और जो रजीम चेंज आज से 3 महीने बाद होना था वो मैंने शुरू में ही जैसे आपको कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि ये अगले 15-20 दिनों में हालात इस किस्म के होंगे, अनलेस कि ईरान जो है वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो निकाले और कर ले, जो कि मुझे ज़ाहिरी तौर पे इस वक्त नहीं लग रहा। तो ये 3 महीने तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तो ये इस महीने के अंदर अंदर वहाँ पे रजीम चेंज होती हुई नजर आ रही है
मुझे वहाँ पे कोई एग्रीमेंट विद अमेरिका होता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जी ईरान जो है अगर डिफाइंड रहेगा तो वो इराक या सीरिया जैसी सिचुएशन की तरफ भी जा सकता है। अच्छा सर, बहुत सारे तज्जियाकारों का ये मानना है कि असल में ये ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, आज का जो अटैक है ये भी उसी का हिस्सा है, और ग्रेटर इसराइल जो है अमलन उस पर काम शुरू हो चुका है। मैं इसको यस भी कहूंगा और नो भी कहूंगा। यस मैं इस तरह कहूंगा कि चूंकि ये बहुत पुराना एक मंसूबा चला आ रहा है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ जब ये मिलता है तो अमूमी तौर पे हम लोग जो हैं इसको उसकी तरफ लिंक करते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है उसमें ईरान जो है वो शामिल, पूरा का पूरा ईरान नहीं है, या इसके इवन बहुत थोड़े पार्ट्स होंगे वो भी ऊपर वाली साइड पे। ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा पब्लिश होता रहा, जिस पे डिस्कशनें होती रही, उसमें कुछ अरब ममालिक हैं और उन्हीं की वजह से उन्हीं के अंदर ग्रेटर इजराइल ने बनना है। तो ईरान पे अटैक जो है शायद उस वजह से नहीं है। ईरान के ऊपर अटैक जो है वो बहुत ज्यादा इसकी प्रॉक्सीज ईरान की ऑपरेट करती हैं इन द नेबरहुड ऑफ इजराइल, तो वो वंस फॉर ऑल जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे ख़ास तौर पे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान पे आप क्या असर देखते हैं, और दूसरा पाकिस्तान के इस सारे मामले पे किरदार को किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान इसमें अपना किस तरह का किरदार अदा करेगा या कर सकता है। जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस खत्ते का बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है और पाकिस्तान इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ऊपर जा रहा है, चूँकि हमने रिसेंटली एक बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है और उसकी वजह से इलाके में और दुनिया में हमारी इस वक्त पजीराई है और हमारी लोकेशन जो है इस तरह की है कि इस दिन में जब भी कोई इशू होगा तो हमारी अहमियत तो उसके अंदर मौजूद रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको ये बहुत केयरफुली ट्रेड करना होगा, बहुत केयरफुली इस पूरे इश्यूज में गुजरना होगा, डिप्लोमेटिकली और नोशनली और अखलाकी तौर के ऊपर हमें जो ईरान है उसकी हिमायत करनी है, और वो पाकिस्तान ऑलरेडी कर चुका है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं उन्होंने कंडेम किया अटैक इजराइल के ऊपर, सऊदी अरेबिया ने किया है। लेकिन हमारे लिए दो चीज़ों का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि हमारे देरीना दोस्त हैं सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी भी मिडल ईस्टर्न छोटी मुल्क जो हैं उनके साथ हमारे तल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। हमें अपने दोस्तों के चॉइस को प्रेफर करना होगा और उनका साथ देना होगा। बिल्कुल ठीक है, वो चाहे ईरान की कास्ट पे भी हो। ठीक। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान को अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर उसका फिजिकल हिस्सा ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि लिबनानी हुकूमत ने तो हिजबुल्लाह को ख़बरदार कर दिया है कि ख़बरदार आपने ईरान का साथ नहीं देना, अगर दिया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। जी मैं जो हिजबुल्लाह की बात है, मैं कुछ लिटरेचर थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था तो मुझे उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे गुजरी हैं जिनके कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि शायद हिजबुल्लाह भी जो है वो ईरान का उस तरह साथ ना दे सके जैसे ईरानियन समझते थे, या हिजबुल्लाह कभी कभार दिया करता था। तो इस दफा शायद हिजबुल्लाह की तरफ से भी कोई बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर या इजराइल के साथ ना हो सके। आपने देखा होगा कि यमन की तरफ से भी कोई सीरियस रेजिस्टेंस जो है वो लॉन्च नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि बैक चैनल के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और ये सारी की सारी चीज जो है ये इस तरह डेवलप की जा रही है कि इस वक्त ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर समझा जाता है कि रजीम चेंज होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे मुल्ला की हुकूमत है।
और इसके बारे में इजराइलीज भी कहते रहे हैं, अमेरिकन भी कहते रहे हैं, वेस्ट भी कहता रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान की पेरिफेरी पे जो हमारे छोटे मुसलमान मुल्क हैं वो सारे के सारे ये बात कहते रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ईरान इसराइल जंग छिड़ने के बाद अरब ममालिक जो हैं वो क्या एक बार फिर तेल को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त तो जो मोस्ट ऑफ दी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सारी की सारी जो है उनका रुझान अमेरिका की तरफ है। और उसको अगर मैं ढके छुपे अल्फाज में ये कहूँ कि उनका ध्यान जो है वो इजराइल की तरफ से। इशू सिर्फ ऑयल के बारे में ये है कि ऑयल की कीमतें आज भी कोई 8% के करीब बढ़ी हैं, और ये कीमतें अगर ये ऑपरेशन थोड़ा सा प्रलॉन्ग होता है तो ये 130, 135, 140 डॉलर पर बैरल जाने के चांसेस हैं, जो कि कल की कीमत से डबल प्राइस होगी अगले 15 से 20 दिनों में। और उसकी वजह जो है वो कोई हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने के बजाय जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, क्योंकि उसके धाने के ऊपर लड़ाई हो रही होगी, तो लड़ाई में जो पीसफुल शिपिंग है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इस वजह से मेरा अपना ख्याल ये है कि वहाँ पे ऑयल को हथियार के तौर पे तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑयल जो है महंगा भी होगा और उसकी अवेलेबिलिटी भी मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया जनरल अफजल। नाज़रीन, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि इसराइल और ईरान जंग में जहाँ बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, वहीं एक मसला ये भी पैदा हो सकता है कि तेल की अवेलेबिलिटी जो है वो भी मुतासिर होगी और उसकी कीमतें भी आलमी सतह पे बढ़ जाएंगी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सफ़ीर जनाब मसूद अहमद खान साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इसराइल ईरान जंग में अमेरिका का क्या किरदार है और इसमें पाकिस्तान को किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए, इस पे ख़ास तौर पे प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने दावत दी है जनाब सरदार मसूद खान साहब को, जो कि साबिक सदर हैं आज़ाद कश्मीर के और इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं अमेरिका और चीन जैसे अहम ममालिक में। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, आपने वक्त दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ईरान पे जो हमला हुआ है इसराइल का, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मामला ज़्यादा देर तक चलेगा और अमेरिका इसमें क्या किरदार अदा करेगा? सबसे पहले तो ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है, और हाल ही में अमेरिका और इसराइल दोनों ने बयानात दिए थे, पब्लिक बयानात थे कि एक मुमकिन हमला ईरान के ऊपर हो सकता है, और वो हमला हो गया। दूसरे जो है, इसका दौरानिया ख़ुद इसराइल ने बताया है कि वो हफ्ते 2 हफ्ते तक चल सकता है, लिहाजा ये जंग तबालत पकड़ेगी। अब आपने सवाल पूछा है कि अमेरिका इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, तो अमेरिका इस वक्त एक एतबार से मजबूर है क्योंकि वो इसराइल का हलीफ है, और उसने भी यही धमकी दी थी ईरान को, जो कि इसराइल ने पहले धमकी दी और अब उसने अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा किया, इसके ऊपर हमला कर दिया। तो इसलिए यानी वो एक सालिस का किरदार अदा कर सकता था या उसके ऊपर दबाव डाल सकता था इसराइल के ऊपर कि वो ऐसा न करे। और इसराइल के बारे में ये क़यास आराई की जा रही थी कि वो अमेरिका की सुनी अनसुनी कर रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा। लेकिन असल में ये वाज़ेह हो गया है कि इसमें अमेरिका की मर्ज़ी भी शामिल है, क्योंकि उसमें 2 ऐसी चीज़ें हुई हैं। एक तो अमेरिका ने इसराइल की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है, और दूसरे उन्होंने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका की शराइत जौहरी माहदे के सिलसिले में शराइत को नहीं मानता, जिसमें एक शर्त जो है वो 0 अफसूदगी है यूरेनियम की, तो उस सूरत में और भी भयानक नताइज हो सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि जितना हमला किया गया, जिन जगहों पे हमला किया गया है, जिन मकामात पे हमला किया गया है, उसकी तादाद में इजाफ़ा किया जा सकता है, और जो जौहरी तनसीबात या फ़ौजी तनसीबात बच गई हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि 2 बड़े अहम ममालिक हैं रूस और चीन,
जो ईरान के साथ उनके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में वो क्या किरदार अदा करेंगे? क्या वो वाकई ही ईरान के साथ खड़े होंगे? फिलहाल ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीन जो है इन मामलात में बहुत मोहतात है, और उसने अगरचे उसके अमेरिका के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन उसने अमेरिका को कभी ललकारा नहीं, कभी जंग के लिए रोका नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कि माजी में 2000 से लेकर अब तक अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं, लेकिन चीन ने मुदाखलत नहीं की, ना मज़ाहमत की। और रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो एक एतबार से रूस और अमेरिका की जंग भी है। तो लिहाजा अगर रूस ईरान का साथ देगा तो वो जंग के दायरे को वसी कर देगा। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं या इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन अस्करी एतबार से बराह रास्त वो ये कि ईरान की हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि ये इसराइल ईरान कशीदगी में आपको अरब ममालिक कहाँ खड़े नज़र आते हैं? क्या वो कोई अपना रोल अदा करेंगे, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और यूएई? जो सऊदी अरब यूएई जो हैं वो एक एतबार से वो भी लरस गए होंगे, क्योंकि ये हमले हुए हैं तो ये उनके ख़ित्ते में हमले हुए हैं और जौहरी तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं। अभी तक जो इत्तलात आई हैं उससे ये पता चलता है कि कोई जौहरी ताबकारी खारिज नहीं हुई, क्योंकि अगर रेडिएशन वहाँ से रिलीज़ हो जाती है जिन तनसीबात के ऊपर हमला किया गया है, तो वो सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, वो खलीजी रियासतों का भी मसला है, इसराइल का भी मसला है, पूरे के पूरे ख़ित्ते का मसला है। तो इसलिए ये उनके लिए भी बहुत ख़तरे की बात है। वो दोनों ममालिक ने जिनका आपने ज़िक्र किया, उन्होंने इसराइल के हमले की मज़म्मत की है और वो एक किरदार भी अदा कर सकते हैं। मसलन वो अमेरिका से कह सकते हैं कि वो जल्द अज जंग बंदी करवाए, लेकिन अमेरिका भी मुसर है कि जब तक ईरान की शराइत को नहीं मानता वो किसी किस्म का कोई मसालहती किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में इस्लामी ममालिक जो है उसूली तौर पर ईरान का साथ देंगे। मुझे शक है कि उनमें से कोई भी अमलन ईरान की मदद कर सकेगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह सीजन्ड एक सफारतकार हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस सारे मामले में क्या किरदार अदा करेगा या पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? पाकिस्तान ने जो पहला कदम उठाया है वो दुरुस्त है। उसने उसूलों की बुनियाद पे ईरान की हिमायत की है। ईरान बरादर मुस्लिम मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। ईरान के साथ हमारे सकाफ़ती, सियासी और माशी ताल्लुक़ात हैं। जो हमारे ताल्लुक़ात हैं ईरान के साथ वो सदियों पर मुहित हैं। वहाँ की ज़बान यहाँ समझी जाती है, यहाँ की ज़बान वहाँ समझी जाती है, और इसलिए पाकिस्तान के ऊपर फ़र्ज़ भी आयद होता था कि वो ईरान की हिमायत करे। दूसरे ये है कि इसराइल ने जो जंगी या जारहाना इक़दाम किया है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी है। लिहाजा पाकिस्तान ने न सिर्फ इसराइल के हमले की मज़म्मत की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है एक कदम आगे बढ़ के कि आर्टिकल 51 जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का है उसके मुताबिक इस ईरान का ये हक़ है कि वो अपने ख़ुद मुख्तारी और सलामती का दिफा करे। तो इस हद तक तो पाकिस्तान ने उनकी हिमायत कर दी। आगे आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ात बेहतर सतह पे हैं और हमारी फ़ौजी क़यादत वाशिंगटन में भी होगी कुछ अर्से के बाद। तो इसलिए उस एक पैगाम दिया जा सकता है, अमेरिका को दावत दी जा सकती है कि बजाय वो इसराइल का गैर मशरूत तौर पर साथ देने के, अगर वो सालसी का किरदार अदा करें, जंगबंदी के लिए कोशिश करें जैसे उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की, तो ये अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा, ख़ित्ते के लिए भी अच्छा होगा और इस तरीके से पाकिस्तान की भी एक ये सफारती कामयाबी होगी। तो पाकिस्तान को मेरी सलाह ये है कि पाकिस्तान को सफारती मैदान में मुतहर्रिक होना चाहिए और इसमें जो है ये सिर्फ जो पाकिस्तान की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये इस्लामी ताउन तंजीम की आवाज़ होनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब है और अमारात हैं उन्हें हम आवाज़ होना चाहिए। मतलब एक आवाज़ में वो ये सलाह को दें।
अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जब इसराइल ने जब हमला किया उसके बाद जिस तरह से ईरान का नुकसान हुआ है, जिस पैमाने पे ये हमले किए गए, तो सारी सूरत हाल सामने आने के बाद आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है वो को भरपूर जवाब दे सकता है या इस काबिल है कि वो भरपूर जवाब दे सके? क्योंकि बाज़ लोगों का कहना है कि ईरान पे इतने शदीद हमले हुए हैं कि शायद वो को बड़ा जवाब दे ही नहीं सकता। ये बात एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन ईरान ने भी कसम खाई है कि वो ज़रूर इसका जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने एक छोटा सा हमला किया है जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, लेकिन अगर आप इनके दिफाई इस्तेदाद का मुआवजा करें तो ईरान भी इस खत्ते की बहुत बड़ी अस्करी ताकत है और इसराइल भी। ताहम इसराइल को इस वजह से बरतरी हासिल है कि उसके पास जो है इस किस्म का हिफाजती निज़ाम है, दिफाई हिफाजती इंतज़ाम है, जिसकी वजह से कोई मिसाइल इसराइल में अव्वल तो पेनिट्रेट नहीं कर सका, और अगर पेनिट्रेट करे तो वो फिर जो है उसे वो नाकारा कर देते हैं इंटरसेप्ट करके। तो ये उनको एक किस्म की बरतरी हासिल है। जो ईरान है उसकी 6 लाख के करीब फ़ौज है और इसराइल की 1 लाख के करीब फ़ौज है। तो अगर इनका तकाबुल किया जाए तो इनके पास भी जो ज़मीनी फोर्सेस, ज़मीनी असला और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, इसराइल के पास भी मौजूद हैं। लेकिन जंग जो है ये ज़मीनी नहीं है, फ़िज़ाई है और साइबर स्पेशल जंग है, यानी इसमें जो है साइबरनेटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। तो उसमें उसके पास सैटेलाइट डेटा भी मौजूद है इसराइल के, अमेरिका का हलीफ होने की वजह से। और दूसरे ये है कि उनकी अपनी एक बहुत बड़ी सनत मौजूद है जिसमें असला साजी होती है। ईरान के ऊपर उसके मुकाबले में हमेशा माशी पाबंदियाँ रही हैं जब से इनकलाब ईरान से लेकर अब तक। तो इसलिए ये है कि थोड़ा सा ये जो इनका अदम तवाज़ुन है इनके दरमियान। लेकिन कौमें जो है वो असला से नहीं लड़ती हैं, कौमें बाज़ औक़ात जो है अपने जज्बे पे लड़ती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ईरान और इसराइल का दरमियान तकरीबन जो ज़मीनी फ़ासला है वो 2150 किलोमीटर का है। तो ज़मीनी जंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दरमियान में बहुत से ममालिक हैं। बिल्कुल। तो फ़िज़ाई जो है, आप ये देखिए कि किस तरीके से इसराइल ने इतनी दूर तक सही सही निशानों के ऊपर ईरान की क़यादत को न्यूट्रलाइज़ किया, उनकी फ़ौजी क़यादत को। उसके अलावा जो है उन्होंने बिल्कुल जो इनके न्यूक्लियर तनसीबात थे उनको निशाना बनाया। सरदार साहब आखिर में सिर्फ ये फरमाइएगा कि जैसे कि ईरान का इसराइल से 2152 किलोमीटर का फासला है ज़मीनी, लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं 3000 किलोमीटर तक मार करने वाले। तो क्या इस तरह का मिसाइल हमला ईरान कर सकता है? जी वो करेगा। मेरा ख्याल है कि वो ये हक महफूज रखता है, और कहते हैं कि 3000 से 4000 के करीब उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये ईरान का इस खत्ते में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का ज़ख़ीरा है। यानी मैं इसमें रूस को और चीन को शामिल नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जितने ममालिक में हैं उसमें इसराइल भी शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का, दूर मार बैलिस्टिक मिसाइल्स का ईरान के इस वक्त सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। वो हमला कर सकता है, लेकिन जो उसके पास एयर डिफेंस की एक, वो उसको कहते हैं आयरन डोम जिसे वो कहते हैं, यानी फौलादी जो एक डोम है उनका इसराइल के पास, उसकी वजह से वो ये कहते हैं कि वहाँ कोई चीज़, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो देखिए कि मतलब इनको अगर 100 भी भेजेंगे, 1000 भी भेजेंगे, तो पता नहीं कितने वहाँ निशाने के ऊपर पहुँचेंगे। खैर, जंग जो है उसके बारे में, जंग में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही होती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि कल भी दुरुस्त हो, क्योंकि जंग का पासा पलट कुछ पता नहीं चलता। बहुत शुक्रिया सरदार खान साहब। जंग में सूरत हाल किसी वक्त भी बदल सकती है, लिहाजा आज जो बात हो रही है हो सकता है कि कल सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये कहना है सरदार मसूद खान साहब का। अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से अब वापस आएंगे तो गुज़श्ता रोज़ इंडिया में होने वाले त्यारे हादसे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, कल भारत में जो हादसा पेश आया
उससे पूरी दुनिया में एक तो शदीद तशवीश पाई जाती है, दूसरे ये भी लोग जानने की कोशिश में हैं कि ये फ़िज़ाई हादसे जो हैं ये क्यों, इनमें तेज़ी क्यों आ गई है, क्या कोई SOPs पूरे नहीं किया जाते, या एयरलाइन जो हैं वो पूरी तरह से अपने जहाज़ों का उस तरह से मुआयना नहीं करवाती, और इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात लोग जानना चाहते हैं। आज इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब विंग कमांडर नसीम अहमद साहब को, जो कि सदर हैं सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, आपने टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो भारतीय मुसाफिर तैयारे को हादसा पेश आया कल, आपके नज़दीक इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान याकूब साहब बहुत शुक्रिया, एंड उम्मीद है कि आपके साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम को अवामुन नास के लिए नॉलेज का एक ज़ख़ीरा बनाएंगे। देखें, एयर क्रैश जब होता है ख़ास तौर पे, और उसमें लेट से 242 लोग मरते हैं, दुनिया भर का एक जो कल्चर है वो ये है कि एयर क्रैशेस को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। हालांकि इससे बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, उनमें इतनी पब्लिसिटी कम होती है। तो पहला तो ये एक प्रेशर होता है इनिशियल डेज में, मीडिया चूँकि खूब रिपोर्ट करता है, और जिस एयरलाइन का जहाज़ होता है, जिस मुल्क का जहाज़ होता है, जिस कंपनी का जहाज़ होता है, इन सब पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। और आप देख रहे हैं पिछले 15-20 साल से कि ये प्रेशर इतना शदीद होता है कि उनके शेयर्स तक डाउन हो जाते हैं। तो पहली तो ये बात है। लेकिन इससे एक अवामुन नास के लिए एक ख़ास चीज़ जो उन्हें पता होनी चाहिए कि एयर ट्रेवल जो है वो दुनिया का सेफेस्ट मोड है। चूंकि इसको पब्लिसिटी ज़्यादा मिलती है, एक छोटा जहाज़ भी गिरे जिसमें एक बंदा भी शहीद हो या डेथ हो जाए उसकी, तो उसकी पब्लिसिटी बहुत होती है। इसकी बनिस्बत इंडिया में ट्रेन से रोज़ आना 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मरते हैं, उसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती। तो इसलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जब मीडिया बीच में आता है, उससे सबसे बड़ा इशू ये होता है कि पब्लिक में एक सेंसेशन फैलती है, लोगों में खौफ और हरास फैलता है, एविएशन इंडस्ट्री से लोगों का एतमाद उठता है। हालांकि एक्सीडेंट तो यानी आप अंदाज़ा करें कि ये जैसे जो मौजूदा एक्सीडेंट है ड्रीम लाइन 787, ये बोइंग कंपनी ने बनाया है। ऐसे तकरीबन 1200 जहाज़ इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं दुनिया की बड़े बड़े मुल्कों की मशहूर एयरलाइंस में, और 15 साल से बनाया हुआ। इसमें अब तक जो मसाइल आए हैं वो सिर्फ इनकी लिथियम आयन बैटरीज में फायर्स के आए हैं, यानी उसमें आग लग जाती थी, और इसकी बुनियाद पर इनको ग्राउंड भी कर दिया गया। लेकिन तैयारा इतना महफूज है कि इसके कोई ऐसे वाक़यात, ऐसी सेफ्टी कंसर्न्स जिसको कहते हैं, वो ऐसे नहीं है मौजूद। ठीक है, हादसे के बाद बहुत से आपको स्पीकर्स और बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, विसल ब्लोअर्स, जो आके आप मीडिया से हैं, आपने ज़रूर देखा होगा कि वो आके बताएंगे जी हम तो पहले से बता रहे थे जहाज़ में मसाइल हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, तवज्जो नहीं दे रहा था और मुझे मेरे ओहदे से हटा दिया। ऐसी बातें होती हैं, कॉमन है। सो पहली चीज़ तो ये जहाज़ ड्रीम लाइनर ये शॉर्ट हॉल्स के लिए है, और ये दुनिया में बहुत कामयाब जहाज़ है। अब हो गया इसका हादसा। देखें, हादसे के बाद तो बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एविएशन, जिसको हम ICAO कहते हैं, उसके मुताबिक 80% हादसा जो होते हैं उसका जो वजह होती है उसको हम एविएशन सेफ्टी के टर्म्स में ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। इसको आप इस तरह समझें कि देखें, आज से 50 साल पहले जो हादसा होते थे वो सिर्फ टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से होते थे, यानी डिज़ाइन इतने पुराने थे। सर नसीम साहब यहाँ मेरा एक ज़िमनी सवाल ले लें इसी हवाले से। आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में क्या समझते हैं कि कल वाला जो हादसा था वो पायलट की गलती थी, या वो टेक्निकल ख़राबी थी, या ये जो कहा जा रहा है कि ओवरलोड, उसे कार्गो ओवरलोड की वजह बनी? ये ज़रा इसमें ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, आपका सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इसमें काफ़ी पहलू आपने कवर कर लिए हैं। बड़ा अच्छा सवाल है।
और मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और जहां से मैं बात, आपने ज़िमनी सवाल पूछा, मैंने आपको बताया था ह्यूमन फैक्टर्स। तो बिल्कुल जब तक मैं इस तरफ नहीं आऊंगा आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जी। आज से अगर 50 साल पहले जाएं, तो चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी उस जमाने के लिहाज से, तो हादसा अमूमन जहाज में आग लग जाना, जहाज का टूट जाना, इंजन का बंद हो जाना, फ्यूल का खराब हो जाना, तो ये हादसा होते थे टेक्निकल रीजंस की वजह से। फिर टेक्निकली चूंकि एडवांसमेंट आती चली गई, अच्छे मटेरियल्स बन गए, अच्छे डिजाइन आते, तो फिर टेक्निकल रीजंस के हादसा कम हो गए। अब एक चीज और जहन में रखें, और ये हर पाकिस्तानी भी जहन में रखे, कि देखें जब जहाज एयर में है तो उसके तमाम कंट्रोल्स, जैसे आप एक कार चलाते हैं उसके सारे कंट्रोल्स पायलट के हाथ में होते हैं। यानी एक बेहतरीन जहाज, सर्विसेबल जहाज जिसकी हर चीज फिट है, वो हवा में उड़ रहा है, तो उसके कंट्रोल सब एक सिर्फ पायलट के हाथ में आ गए। अब अगर कोई गलती होगी जिसकी वजह से हादसा होगा, तो एक एक आम नजर से अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये तो जनाब पायलट एरर है। तो जैसे मैंने आपको बताया 30 साल पहले, तो फिर 10-15 साल ऐसे गुजरे कि टेक्निकल हादसा कम हो गए। अब जब भी हादसा होते थे, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता था कि पायलट से कोई ना कोई गलती हुई है। तो इसका नाम रख दिया एविएशन वर्ल्ड में पायलट फैक्टर्स। अब ये नफसियाती तौर पे बड़ा गलत टर्म थी। पायलट्स अपने आप को एक ऐसा ग्रुप समझने लगे कि जैसे ही हादसा होगा उन्हें ब्लेम किया जाएगा, जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी नाम उनका बदनाम होगा, क्योंकि वो आखिरी लिंक होते हैं। देखिए वो चला रहे हैं एयरक्राफ्ट को, इतनी चीजें देख रहे हैं, तो किसी भी वजह से हादसा होगा तो अल्टीमेटली चूंकि वो कंट्रोल कर रहे थे तो नाम उनका आ गया। तो अभी पिछले 15 साल से जब साइकोलॉजिस्ट और तमाम इन्वेस्टिगेटर्स जो दुनिया भर के करते हैं, रिसर्च होती हैं, स्टडीज होती हैं, तो ये फैसला किया गया कि वर्ल्ड पायलट फैक्टर, इससे फायदा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। एक कम्युनिटी जो है उनके माथे पे एक टीका लगा हुआ है, तो उसका नाम बदल के हमने किया, क्योंकि पायलट भी हमारी तरह इंसान है। तो अब जो टर्म आजकल की चल रही है उसे हम कहते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। वो क्या है कि इंसान जब इतनी बड़ी मशीन को ऑपरेट करता है और फिर वो 10-15 लोगों से कोऑर्डिनेट करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करता है, वेदर वालों से बात करता है, सिक्योरिटी से डील करता है, पैसेंजर से डील करता है, अपने को पायलट से डील करता है, जहाज के 10-15 सिस्टम से कभी इंजन की तरफ देखता है, कभी कंट्रोल्स की तरफ देखता है, और ये तमाम चीजें उसने नहीं बनाई हुई होती, किसी और ने बनाई हुई होती हैं। तो ट्रेनिंग कर करके वो इन पे अपनी महारत हासिल करता है। लेकिन इन तमाम चीजों को अगर हम अपनी नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो इसको एक माहौल का नाम होता है। हर आदमी एक माहौल में काम कर रहा है। तो मैं अगेन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की टर्म के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आजकल पिछले 15-20 साल से जो हादसा हुए हैं उनको हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, हम इन्हें पायलट फैक्टर नहीं कहते। अच्छा सर, और ह्यूमन फैक्टर्स, सर ये और ह्यूमन फैक्टर्स क्या होता है ये सुनिए कि ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब है वो टोटल एनवायरनमेंट जिसमें पायलट्स वर्क कर रहे हैं। अब पूछें आप। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में जो त्यारे में खराबी थी वो ताखीर से डिटेक्ट हुई या फिर पायलट ने मेड ए कॉल की करने में कुछ ताखीर कर दी? हाँ देखें, ये भी बिल्कुल आप देखें, ये जो आपने सवाल किया और जो आपकी तरह बेशुमार लोग एक ही सवाल करते हैं आफ्टर एवरी एक्सीडेंट, कि वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि हमें हादसे का नतीजा पता चल जाए, जबकि हादसे का असल नतीजा तो यकीन करें कि यूरोप के अंदर भी 8-8, 10-10 साल भी लग जाते हैं पास। आम तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का जो ज़ेली इदारा है जिसको हम ICAO कहते हैं, वो 1 साल की लिमिट देता है। इससे पहले जो बातें हो रही थी इसको हम कहते हैं स्पेकुलेशंस, और जाहिर है कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो ये मैंने कल भी कहा था काफ़ी टीवी चैनल्स पे कि देखें, अगर आप कॉकपिट में कभी बैठे हो या कभी आप सोचें, या आजकल तो मॉडर्न टेक्निकल ज़माना है, आप एक कॉकपिट को अच्छी तरह देख सकते हैं। कॉकपिट के अंदर एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी पायलट को तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका फ्यूल कितना है, उसके इंजन कैसे काम कर रहे हैं। उसको हर किस्म की, तकरीबन समझें कि मैं गिन नहीं सकता, 100 किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। उसका जो कॉकपिट है वो लाइट से, स्विचेस से, लीवर से, स्क्रीन से आजकल का जो है वो भरा हुआ होता है। इन हालात के अंदर जो आपका सवाल है, ये मुमकिन है
और अमूमन यही वजह होती है। बिलाखिर हम उसे ह्यूमन फैक्टर्स ही कहेंगे कि जब कोई प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं तो उनकी वार्निंग्स आती हैं। ठीक है, देखें, वार्निंग आने से पहले चीज विद इन लिमिट होती है। जैसे आप भी समझते हैं कि कोई चीज है, एक चीज आहिस्ता चल रही है लेकिन ठीक है, कबूल है, लेकिन जब वो एक लिमिट क्रॉस करती है और कम हो जाती है, पंखा ऊपर चल रहा है, जरा कम होगा, हमें कोई मसला नहीं होगा, और कम होगा, जब हमें गर्मी लगेगी तो हमारी तवज्जो उस तरफ जाएगी, फिर हम उसे या तेज करेंगे हल्का और कबूल कर लेंगे। तो कॉकपिट में जो फीडबैक एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके मुताबिक पायलट को उन चीज़ों की जो काबिल कबूल नहीं है या खराबी की तरफ जा रही है, जिससे फ्लाइट पे असर पड़ सकता है, उसके मुताल्लिक कुछ वार्निंग्स दी जाती हैं। वो वार्निंग्स मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सी चीज़ खराब है। और अगर बहुत ही मामूली चीज़ खराब है जिसकी वजह से फ्लाइट पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो हो सकता है वो सिर्फ नजर आती रहे लेकिन कोई शोर नहीं बचे। अच्छा सर, आखिर अब मैं आता हूँ उन शदीद 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 वार्निंग की तरफ से। घंटियां बजती हैं, जी जी जी, रेड लाइट्स जलती है, आवाजें आती हैं हर किस्म की। अब अगर पायलट इनको देख के एनालाइजिंग के अंदर मशगूल हो और उसे कुछ मुश्किल हो रही हो तो ये प्रॉब्लम को थोड़ी देर हो जाती है। तो आपके इस एयरक्राफ्ट में माइट भी पॉसिबिलिटी है कि असल प्रॉब्लम को उन्होंने देर से डिटेक्ट किया हो, और जब वो उसको हैंडल करने लग रहे हैं तो हैंडल करने के अंदर एक बेहतर तरीके से हैंडल ना कर पाए हों और इतनी जल्दी ये हादसा पेश आ गया। अच्छा सर, आखिर में सर सिर्फ ये फरमाइएगा कि दुनिया में जो बढ़ते हुए ये ट्रैफिक हादसात हैं, क्या आप समझते हैं कि इसकी एक बुनियादी वजह एयर ट्रैफिक में इजाफा भी है? देखें, अगर आप हादसात की एक हर चीज को हम देखते हैं परसेंटेज भी, कि दिन में कितने जहाज उड़ते हैं और कितने हादसात होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 1 मिलियन फ्लाइट्स अगर होती है ना, 1 मिलियन फ्लाइट्स पूरी दुनिया में, उसके विद इन दैट अगर कोई हादसा हो तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। तो एक्सीडेंट्स का नंबर अगर हम रेशो के हिसाब से देखें तो पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल हो गया है। ये डेवलप्ड वर्ल्ड में 1 से कम है, यानी 1 मिलियन फ्लाइट्स में 1 एक्सीडेंट होता है। और जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीका शामिल है, इसमें ये रेशो 1 से ज़रा ज़्यादा है, लेकिन 2 तक जाता है, यानी 1 मिलियन फ्लाइट में 2 एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स का रेशो तो बहुत कम है, और लेकिन चूंकि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन द एयर बढ़ता चला जा रहा है, एविएशन ग्रोथ कर रही है, तो उसकी वजह से अब जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है ना, परसेंटेज नहीं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आपको ज़्यादा लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन ने विंग कमांडर नसीम अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।